दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल किया था 15 मार्च और 16 मार्च को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में। सरकार भी सोच रही है कि कम से कम 2 बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन कौन सा बैंक को किया जाएगा इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की गई है। आखिर प्राइवेटाइजेशन करने की बात क्यों आई, उसका कारण क्या है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि कारण क्या है और उसके बाद में उसका समाधान क्या है। तो थोड़ा सा हम उसके हिस्ट्री में भी जाएंगे, बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। और चूंकि आप लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो 1935 के एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो हमारा आज की तारीख में सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, 1949 में भारत सरकार ने उसको नेशनलाइज किया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में भारत सरकार ने नेशनलाइज किया और उसका नाम अब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। दोस्तों, आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि रिजर्व बैंक के क्या काम होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं। पूरे मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपये के सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, मॉनेटरी इन्फ्लेशन को रोकना, ये सारा काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि हर 3 महीने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का दर फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि सरकार ने यह देखा कि पिछले 3 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार को लोन के रूप में बैंकों को देना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बैंक, हमारे जो शेड्यूल बैंक हैं, आज की तारीख में मैं बता दूं कि 12 शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं हमारे पास में। ठीक है, पहले जो है वो 27 था, 27। बहुत सारे बैंक को एक दूसरे में विलय कर दिया गया। उसके बाद में अभी जो है वो 12 बैंक है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इन बैंकों में जो एनपीए है, जो इसको क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं या नॉन पेइंग एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कार लोन लिया, आपको बैंक ने एक निश्चित ईएमआई फिक्स किया कि आपको 10,000 रुपया प्रतिमाह देना होगा। अगर आपने 3 महीना तक नहीं दिया तो फिर वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, और उसको एक दूसरा भी टर्म कहा जाता है बैड लोन। तो हम क्या देखते हैं कि अभी जो 2020 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 5,47,000 करोड़ रुपया, 5,47,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारे शेड्यूल बैंक के जो कमर्शियल बैंक हैं उसका एनपीए हो चुका है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक का जो है वो एनपीए नहीं हुआ है। एनपीए प्राइवेट बैंक का भी हुआ है, लेकिन उसका कम हुआ है, 2.04 लाख करोड़ रुपया, मतलब कम है। हालांकि प्राइवेट बैंक जो हमारे देश में भी ऑपरेट कर रहे हैं वो 19 प्राइवेट बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब सरकार के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोरोना का प्रॉब्लम है। सरकार को जितना धन मिलना चाहिए था उतना धन नहीं मिल रहा है। सरकार जिस तरह से पहले करती आई थी कि उसको कैपिटलाइजेशन के द्वारा बॉन्ड
प्राप्त करके और उसके बाद में जो है बैंकों को देती थी, वो अब करने की स्थिति में नहीं है। सरकार को अपना सोशल वेलफेयर मेजर्स भी जारी रखना है, जो आपने बजट में मैंने आपको बताया। और इस तरह से सरकार जो है 2.1 ट्रिलियन रुपया ये जुटाना चाहती है, 2.1 ट्रिलियन रुपया जुटाना चाहती है, जिसमें से 90 बिलियन जो है वो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और जो इंश्योरेंस LIC या इंश्योरेंस कंपनी उसको प्राइवेटाइज करके प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, तो ये LIC का तो डिसइन्वेस्टमेंट होगा और अब उन्होंने 74% तक उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने का आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या है? धन की कमी। और सरकार अब जिस तरह से पहले बैंकों को उबार लेती थी पैसे दे करके, हालांकि वो जो पैसा होता था वो जनता का होता था, अब उस स्थिति में नहीं है कि हम लगातार जो है ना उनको पैसे दें और तब जाकर के बैंक अपने पैरों पर खड़ा हो सके और ऑपरेशनल हो सके। ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं जो सरकार को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हालांकि अभी कौन कौन से बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा इसके बारे में निश्चित घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का माने क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? आप में से कोई बता सकते हैं? इकोनॉमिक भाषा में हम पूछना चाहते हैं। यस, जब प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर को अगर 51% का अगर शेयर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकर हो जाएगा। और तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। अगर प्राइवेटाइज, इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार वहां से हट जाएगी। हो सकता है कि सरकार का उसमें 49% शेयर हो, सरकार का 45% शेयर हो और सरकार के नॉमिनी वहां पर बैठे रहेंगे जब डिसीजन होगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरह से वहां से ओझल हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो अभी तक जो डिसीजन मेकिंग में जो सरकार का प्रमुख भूमिका रहता है वो ना होकर के अब क्या हो जाएगा? प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चला जाएगा जब उसके पास में 51% शेयर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो यही होता है प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश में 430 से ज़्यादा बैंक थे। ठीक है, और ये सब बहुत सारे बैंक या सभी बैंक प्राइवेट लोगों के हाथ में थे। लेकिन सरकार ने क्या देखा कि 1947 से लेकर के 1955 तक लगभग 361 बैंक क्या हो गए? डिफॉल्टर हो गए, लोगों का पैसा लूट लिया। हर साल कम से कम 40 बैंक जो है प्राइवेट बैंक वो डूबते चले गए। ठीक है, सरकार ने 1955 में क्या किया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने हाथ में लिया और उससे बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टेट बैंक के समूह हैं, जो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ये सबको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, उनके 6 और सब्सिडरी बैंक थे तो सभी को अब मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रख दिया गया है। ये हाल की बात है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि 1969 माने 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने देखा कि इन बैंकों में जो लोन दिए जाते हैं मात्र 2.67% लोन जो है वो किसानों को, गरीब तबकों को, मजलूमों को लोन दिए जाते थे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये बैंक जो है वो सारे जो है ना कॉरपोरेट घरानों के लिए काम करते थे। ठीक है, नंबर 3, इनमें बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद होता था। ठीक है, नंबर 4,
कि इनका एक ही मकसद रहता था कि किसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करो, कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। द प्रॉफिट मोटिव वाज द सोल मोटिव बिहाइंड ऑल दिस प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। और इसके बाद में और क्या पॉइंट था कि अक्सर जो है ना, जो प्राइवेट बैंक है वो फेल हो जाते थे, जो मैंने आपको बानगी बताया कि किस तरह से प्रत्येक साल 40 प्राइवेट बैंक जो है वो डूब जाते थे, और इसमें जनता की कमाई हुई गाढ़ी कमाई वो भी उसमें साथ में डूब जाती थी, ठीक है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसके बाद में 1980 में पुनः श्रीमती गांधी के द्वारा 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, ठीक है। और इसके बाद में IDBI और इस तरह के कुल मिलाकर के कुल 27 बैंक हमारे देश में कार्यरत था, जो मैंने अभी आपको बताया। और उसमें से अभी जो बैंक हमारे बैंक जिसको कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं, वो कितना है? टोटल 12, ठीक है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से हमारे देश के योजनाकारों ने कौन सी पॉलिसी अख्तियार किया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। और पब्लिक सेक्टर को उन्होंने कहा, क्या कहा? कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, माने ये लीडर होगा इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। और इसीलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 29 करोड़ की लागत से 5 PSU माने पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा किया। बाद में बढ़ते बढ़ते 240 पब्लिक सेक्टर यूनिट हुआ, ठीक है। तो कहने का आशय यह है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का सम्मिश्रण जो है ना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का नीति हुआ। और इसका जो पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन वो 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में बताया गया है, ठीक है। अब 1991 के बाद में क्या हुआ? 1991 के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा, मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था लिबरलाइजेशन के बारे में, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। तो उसमें प्राइवेट बैंकों को भी खोलने का अनुमति दे दिया गया था, समझ रहे आप। और इसके तहत में अभी हम क्या देखते हैं कि 19 जो प्राइवेट बैंक हैं वो हिंदुस्तान में कार्यरत हैं, ठीक है। अब दोस्तों, सरकार के मंशा के अनुरूप बैंकों ने बढ़ चढ़ करके भारत के विकास में योगदान दिया है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। जिसका कि मैं आपको एक वानगी प्रस्तुत कर रहा हूं कि SBI का 1991 में 244 करोड़ रुपया पूंजी थी, ठीक है। और वो बढ़कर के 17,783 ये इसका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। कितना है नेट प्रॉफिट जो है वो SBI का 1991 में कितना था? 244 करोड़। अब 2012-13 के आंकड़े में दे रहा हूं, वो हो गया 17,783 करोड़। इसी तरह से सारे जो दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक थे, राष्ट्रीयकृत बैंक, उनका 559 करोड़ रुपया था नेट प्रॉफिट, और वो बढ़ के हो गया 32,799 करोड़, ठीक है। प्राइवेट बैंक जो उस समय में अब 30 टोटल कितना 77 करोड़ उनका 1991 में प्रॉफिट था, और बढ़ के कितना हो गया 28,995 करोड़। और इसी तरह से जो फॉरेन बैंक भी हमारे देश में काम करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट था 1991 में 320 करोड़, वो बढ़ के हो गया 11,588 करोड़, ठीक है। दूसरा, भारत सरकार की नीति के अनुरूप 1969 में बैंकों की जो शाखा थी वो कितनी थी? 8,260 1969 में शाखा थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों में मात्र और मात्र 1860 शाखाएं थी, मतलब बहुत कम शाखाएं थी, क्योंकि बैंक जो है ना ग्रामीण इलाके में अपना ब्रांच खोलना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। लेकिन 2013 में हम क्या देख रहे हैं? 2013 के आंकड़े हमें बताते हैं कि कुल जो ब्रांच की संख्या है, शेड्यूल बैंकों के ब्रांच की बात कर रहा हूं, 98,607 बैंक
ब्रांच खोले गए, जिसमें से 36,452 जो है ब्रांच ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। तो इसका परसेंट कितना हुआ, मैंने लिख दिया 37%। हालांकि अभी भी इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारा देश में लगभग पौने 6 लाख गांव बसते हैं। तो उस हिसाब से तो आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि जो हम आपको बताए हैं कितना, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक 12,000 लोगों के बीच में एक बैंक जो है ना अभी कार्यरत कर रहा है, 2012-13 के आंकड़े के हिसाब से, ठीक है। वो भी कम नहीं है। वो क्यों कम नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में अब थोड़ा और डाटा देख लेते हैं। बैंक डिपॉजिट 1950-51 में कितना था, 820 करोड़ रुपया, बहुत ही मिनिमम। अब बैंक डिपॉजिट कितना था, 820 करोड़ रुपया। और 2012-13 में हम क्या देखते हैं, 6,75,454 करोड़ रुपया ये बैंक डिपॉजिट हो गया है। और अब बैंक क्रेडिट के बारे में देखते हैं कि बैंक जो क्रेडिट दिया लोगों को कर्जा, तो हम क्या देखते हैं, 1950-51 में 580 करोड़ रुपया लोगों को दिया था उसने क्रेडिट। अब 2012-13 में हम क्या देखते हैं, 5,26,459 रुपया, माने करोड़ रुपया, ये याद रखिए, करोड़, 5,26,459 करोड़ रुपया ये बैंक ने क्या दिया, क्रेडिट दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरह से जितना फैलाव होना चाहिए बैंकों का उतना तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, तो उस हिसाब से तो मान कम है। और इसको अगर आप कंप्यूटर कैलकुलेशन करिए तो हर 12,000 लोगों के बीच में एक बैंक है हिंदुस्तान में। ये मैं केवल 2012-13 के आंकड़े बता रहा हूँ, उसमें और बढ़ोतरी हुई होगी, ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण होने से हुआ। क्योंकि जो पहले जो बैंक केवल कॉरपोरेट घराने के लिए काम करते थे, अब वो आम जनता के लिए सुगम हो गए। आम जनता के लिए उनका दरवाज़ा खुल गया और इससे बहुत लोगों के जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, बैंकों की क्या भूमिका है उसका भी महत्व मैं आपको बता दूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो जनधन अकाउंट योजना है, उसमें हमारे बैंक की क्या भूमिका है। 97% अकाउंट जो है ना इसी सरकारी बैंक में खोले गए हैं। 80% जो है ना शिक्षा का लोन ये सरकारी बैंक के द्वारा ही दिया जा रहा है। 98% जो पेंशन कर्मियों को पेंशन जो है वो इन्हीं बैंकों के द्वारा दिया जाता है। और 95% क्रेडिट कार्ड जो है इन बैंकों के द्वारा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कमर्शियल बैंक है उसका भारत के अर्थव्यवस्था में कितनी ज़बरदस्त भागीदारी है। और इसीलिए किसी भी देश का जो आर्थिक व्यवस्था है उसका जो दर्पण होता है वो बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज ऐसी कैसी क्यों ज़रूरत पड़ गई कि जिन बैंकों को हमने राष्ट्रीयकृत किया उसको हमें प्राइवेटाइज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने सब लिख लिया, ऐसा मजबूर क्यों होना पड़ा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बढ़ती हुई एनपीए की संख्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या, ठीक है, और जिसके कारण से अगर लगातार घाटा होता रहेगा तो इस स्थिति में सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि उनको पुनः जो है रिकैपिटलाइजेशन करे और उनको फिर पैसा दे, फिर वो उठ के खड़े हों और फिर काम करने लगें, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, वाई? जो लो प्रॉफिटेबिलिटी है, लो प्रॉफिटेबिलिटी में समझते हैं ना, कम लाभ,
ये कम जो लाभ है, और बहुत सारे जो बैंक में एनपीए जो हो गए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, पहला डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। पहला कारण क्या है? डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट ऑन या डिक्लाइनिंग इनकम। ऐसे लिखो, बैंक तो लोन देकर के ही पैसा कमाती है ना, तो लोन जो बैंक देती थी उसमें क्या हम देखते हैं कि उनमें जो है ना, उनका जो आमदनी का रफ्तार है वो कम होता गया, पहला। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है? इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब संचालन। बैंक को संचालन करने के लिए उसको स्टाफ चाहिए, उसको मकान चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए। तो ये सारे जो काम जो बैंक करता है संचालन के लिए, उसमें पैसे खर्च होते हैं। अगर कहीं पर उसका भवन नहीं है तो उसको किराए पर भवन लेना पड़ता है, कर्मचारियों को सैलरी देने होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट या संचालन का कीमत हिंदी में कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम और क्या देखते हैं? यूनियनबाजी। माने बैंकों में क्या है कि बहुत बड़े बड़े यूनियन बने हुए हैं, तो उनके द्वारा काम रोको। अभी जैसे हड़ताल उन्होंने किया, उस तरह से हमेशा बैंक में हड़ताल होते रहते हैं। अभी 2 साल पहले उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त हड़ताल किया था। तो एक्टिविटीज ऑफ यूनियन। अब सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं कि डिक्लाइनिंग इनकम ऑफ बैंक्स ऑन लोन्स, इसमें इसका रीजन क्या है? आपको पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था 2 बातें। एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। मैंने इन्फ्लेशन के चैप्टर में आपको बताया था उस दिन कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, और सीआरआर मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अभी जो एसएलआर है वो 18% है। ठीक है, रेपो रेट कितना है? 4%, बहुत कम है। और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। ठीक है, तो शुरुआती समय में अभी तो 18% है एसएलआर, लेकिन शुरुआती समय में क्या था? 25% से भी ज़्यादा था। अब ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये क्या शो करता है? व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि इतना रुपया आपको कैश के रूप में रखना होगा। कहाँ रखना होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, चाहे वो ज्वेलरी के रूप में हो या गोल्ड के रूप में हो या तो क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज के रूप में। मैं अभी बताऊंगा आपको। वेट, when the class will end, you will ask me question, I will explain all these things. Wait. तो दोस्तों, शुरुआती दौर में हम क्या देखते हैं कि जो एसएलआर था वो कितना था? 25% एंड अबव। ठीक है, तो अब यह रुपया क्या हो गया? हेल्ड अप हो गया बैंक का। इस पर तो उसको कोई ज़्यादा इनकम हो नहीं रहा है। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या है? गवर्नमेंट ने यह नियम बनाया कि एटलीस्ट 1% ऑफ योर डिपॉजिट हैज टू बी गिवन टू द वीकर सेक्शन एज लोन। क्यों? कि गवर्नमेंट ने जो सोशलिस्ट व्यवस्था कायम करने का जो अपना उद्देश्य सारे गवर्नमेंट ने किया था, तो उन्होंने बैंक को कहा कि आपको कम से कम 1% जो है वो आपको, जो कमजोर वर्ग लोग हैं, अब कमजोर वर्ग में कौन आते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब आते हैं, महिलाएं आती हैं और फिजिकली चैलेंज आते हैं। 4 प्रकार के कैटेगरी के जो लोग हैं, हमेशा याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो 1% जो है ना, आपको जो टोटल डिपॉजिट है उसका किसको देना होगा? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर 1। दूसरा, पहले बैंकों को मात्र 30% पैसा ही रहता था जो मार्केट में वो एसएलआर
और CRR, ये सब और प्लस गवर्नमेंट के कमिटमेंट, इन सब को हटाने के बाद में बैंकों के पास में सिर्फ और सिर्फ 30% पैसा रहता था जो वो मार्केट में इंटरेस्ट पर लोन दे सके लोगों को। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण क्या, जो मैंने आपको कहा कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बैंकों के दिन ब दिन बढ़ते गए। जहां पर प्राइवेट बैंक में 5 आदमी काम करते हैं, वहां पर सरकारी बैंक में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वहां पर 12-12 लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि इस्पात उद्योग के समय मैंने आपको कहा था एक दिन की बोकारो में बहुत सारे लोगों की छटनी की गई है। ठीक है, क्योंकि जब आपके कर्मचारी बहुत ज़्यादा होंगे तो उनके सैलरी भी आपको बहुत ज़्यादा देने होंगे, आमदनी आपको हो नहीं रहा है, तो क्या होगा, आप हमेशा आपको हानि या लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो ये कारण ये था। दूसरा, गवर्नमेंट का कमिटमेंट क्या था कि गांव के जो सुदूर देहात हैं, जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहां पर भी ब्रांच खोलो, क्योंकि गवर्नमेंट का सोशल कमिटमेंट है। गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है केवल इकोनॉमिक प्रॉफिट के माध्यम से नहीं करती है। हालांकि बैंक का दूसरा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन बिकॉज बैंक इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारी जो सोशल जो भूमिका है, सामाजिक भूमिका, वो है कि गांव देहातों में जहां पर कि अनइकोनॉमिक, भले ही हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा हो, बैंक को नुकसान हो रहा हो, लेकिन वहां भी ब्रांच खोलो ताकि लोगों को सहूलियत मिले। तो ओपनिंग ऑफ रिमोट एरियाज, जो रिमोट एरिया है, जो सुदूर देहात का क्षेत्र है, वहां पर भी ब्रांच खोलने के लिए गवर्नमेंट ने बैंकों को कहा और बैंकों ने उसका पालन किया। ठीक है, दूसरा हमने आपको कहा है कि बहुत सारे जहां पर 5 लोगों को काम करना चाहिए वहां 12 लोग काम कर रहे हैं, तो हैवी रिक्रूटमेंट, ये भी एक माइनस पॉइंट है। तीसरा मैंने कहा कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, जो अभी आपको मैंने उदाहरण दिया था, वो भी एक कारण है। और हाई सैलरी, दिन ब दिन बढ़ते हुए जो तनख्वाह है, और उसके बाद में लो प्रोडक्टिविटी। माने प्रोडक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। हर व्यक्ति की उत्पादकता होती है। अभी कैसे उत्पादकता, जैसे मान लीजिए कि आप 8 घंटा काम कर सकते हैं, कोई 12 घंटा काम करेगा और कोई 2 ही घंटा काम करता है, उसी में थक जाता है। ठीक है, तो कम से कम जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में या पश्चिमी देशों में देखेंगे कि हर आदमी सुबह 9 बजे में एकदम राइट टाइम ऑफिस में पहुंचता है, 1 से 2 बजे तक उसका टिफिन होता है और 2 से 6 बजे तक फिर काम करता है। मतलब कुल 8, 1, 9 आवर्स वो राउंड द क्लॉक काम करता है। और सुबह 8 बजे, मैंने सिडनी में देखा, सुबह 8 बजे जो है ना वो घर से निकलता है। ठीक है, तो 8 बजे से और फिर घर से वापस कितने बजे आता है, 7 बजे में। तो कुल मिला के कितना वो ऑन द मूव है, 11 घंटा, समझ रहे हैं आप, 11 आवर्स। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में लोग काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मक्कार भी हैं जो 1-2 घंटा काम करने के बाद चलते बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी हो रहा है, कम उत्पादकता। ये कारण है बैंकों के लॉस होने के कारण। ठीक है, इसके लिए सरकार ने 1991 में एक नरसिम्हन कमेटी का नियुक्ति किया। 1991 नरसिम्हन कमेटी, बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग से फिर नरसिम्हन कमेटी 1998 में भी बना, याद रखना चाहिए। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी ने क्या कहा रिकमेंडेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाइए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड। ठीक है, टू टेक ओवर ऑल डाउटफुल डेट, जो भी एनपीए है, माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, या जो डूबियस, जो संदिग्ध जो आपने लोन दिया है, वो सारे संदिग्ध लोन को अपने पास टेक ओवर करने के लिए ये उन्होंने कहा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड का निर्माण करें। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि एसएलआर जो है, जो मैंने आपको कहा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फंड, उसको मिनिमम रिड्यूस करिए
25% तक। पहले के ज़माने में क्या था, 40% तक था, अभी तो 18% हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा कि 25% तो उसको कम किया जाए। और तीसरा, मार्केट इंटरेस्ट रेट हैज टू बी अप्लाइड। जो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको आप बैंक को कहिए कि जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना अपने यहां भी वो लागू करे। ठीक है, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू बी रिड्यूस टू 10%। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 40% लोन आपको देना होगा टू प्रायोरिटी सेक्टर। मैं भूल गया था। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जो एमएसएमई है, मीडियम स्मॉल एंड एमएस मीडियम एंड स्मॉल, मैंने आपको बताया था एक दिन, एमएसएमई सेक्टर, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। वो तो कुछ याद ही नहीं रहता यार। इसमें पैसे लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, जो कमजोर लोग हैं, जो मैंने आपको बताया, जो किसान हैं, जो मजदूर है, उनके ड्यूरेबल एसेट्स के लिए, ताकि जैसे मान लो कोई किसान अगर भैंस खरीदता है, आपने लोन दिया तो उसे क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल एसेट्स। कैसे कि वो मान लीजिए 10,000 का आपसे लोन लेता है बैंक से, और वो उसको आप एक भैंस खरीद के देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उसको दूध मिलता है, दूध को बेचता है, उसमें उसका रोजगार होता है। ठीक है, और जीविकोपार्जन के साधन एक निश्चित तौर पर हो जाता है। ठीक है, तो अब नरसिम्हन कमेटी ने क्या कहा कि ये जो 40% जो आपने जो सीलिंग रखा है उसको घटा करके आप करिए 10%, ओनली टू 10%। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से बैंक लोन दे रही थी उसमें बहुत सारे लोन जो है ना डूब रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा कि उसका जो प्रायोरिटी सेक्टर है, वो भले ही हमारा जो दृष्टिकोण है वो समाजवादी दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति को मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि बैंक कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 40% जो आपने प्रायोरिटी सेक्टर में जो सीलिंग लगाया हुआ उसको 10% करिए। और दूसरा, कंसेशनल रेट, अच्छा वो भी जो 40% में जो सीलिंग उन्होंने लगाया था उसको कंसेशनल रेट पर, मतलब 3%, 2%, 4%। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट। तो उन्होंने नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि ये जो कंसेशनल रेट का जो कंसेप्ट है उसको आप खत्म कर दीजिए, उसकी कोई मार्केट रेट पर जो है ना आप लोन दीजिए लोगों को। ठीक है, और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कहा कि जो ब्रांच एक्सपेंशन जो हो रहा है वो ये देखना होगा कि क्या वहाँ पर इकोनॉमिकली वायबल वो एरिया है या नहीं है, माने कॉमर्शियली वायबल है कि नहीं है ब्रांच के लिए, या ऐसा नहीं है कि घाटे का सौदा हो। ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई किया जाए, माने उसको और दूसरे कामों में लगाया जाए। तो दोस्तों अब समस्या ये है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलेंगे। क्या प्राइवेटाइजेशन ठीक है, नहीं है? तो चूंकि आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको मैं जो बताऊंगा वो विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन, क्या है इसका कि इंप्रूव गवर्नेंस ऑफ पीएसबीज। इंप्रूव पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, जो गवर्नेंस है उसके जो शासन करने का, जो संचालन करने का जो प्रक्रिया होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन को संचालन करना होता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे बैंक हो। ठीक है, तो
बैंक चूंकि एक कमर्शियल एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो उसका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होगा क्या होगा? उसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि वो इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है। जब वो मजबूत होगा तभी तो दूसरे की मदद करेगा। अगर एक बैंक जो बैंकक्रप्ट हो रहा है वो दूसरे की क्या मदद करेगा? तो इकोनॉमिकली वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उनका जो गवर्नेंस है उसको मजबूती प्रदान करना होगा। ठीक है, अब मजबूती कैसे होगा? पहला, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वायत्तता। अभी क्या हो रहा है? अभी आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिनांस मिनिस्ट्री, ये दोनों जो है वो हमारे कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो डुअल कंट्रोल है, द्वैध शासन है। ठीक है, द्वैध शासन कभी भी ठीक नहीं होता है। मैंने आपको लॉर्ड क्लाइव के पीरियड में ही बताया था हिस्ट्री में कि किस तरह से बंगाल में द्वैध शासन हुआ और किस तरह से बंगाल बर्बाद हो गया। तो द्वैध शासन या डायरकी जो मैंने बताया था, तो द्वैध व्यवस्था कहीं कभी भी, डुअल गवर्नमेंट कभी भी ठीक नहीं होता। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए, फिक्सेशन ऑफ उत्तरदायित्व को निश्चित करना। ठीक है, पहला। और जो टर्म ऑफ रेफरेंस है को डिफाइन करना। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, किसी बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, उसका एक जिसको हिंदी में बोलता है संचालक मंडल। ठीक है, बोर्ड का डायरेक्टर होता है, गवर्नर होता है हर, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है जो रोजमर्रा का काम देखता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसका नीति निर्धारित करता है, बड़े बड़े मामले में फैसला लेता है। इसी तरह से बैंक का संचालन होता है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस मैंने क्या कहा कि उसके क्या काम हैं। अगर मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कोई ए नाम का बैंक है और उसके 200 करोड़ एनपीए हो गए हैं। मान लीजिए कि मोहनलाल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे वो मेंबर है या चीफ डायरेक्टर है मान लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट के तरफ से ये निश्चित रेफरेंस देना चाहिए कि आपको 3 साल के अंदर में या 4 साल के अंदर में जो आपका एनपीए है उसको खत्म करो। ठीक है, गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया हुआ है, वो कानून के बारे में हम अभी बताएंगे कि एनपीए को जो लोग डिफॉल्टर हो गए हैं उनके लिए सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है कि किस तरह से उनके प्रॉपर्टी को राजसात किया जाएगा, किस तरह से पैसे उगाही किए जाएंगे। ठीक है, ये सारे कानून नियम सरकार ने बनाया हुआ है। अब उसको मेन बात है कि उसको इंप्लीमेंट करना, मतलब क्रियान्वयन करना। तो टर्म ऑफ रेफरेंस ये होना चाहिए कि टर्म ऑफ रेफरेंस में 2 बातें आती हैं। पहला, फिक्सेशन ऑफ टेन्योर, और दूसरा 2 बातें हैं। पहला तो जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाते हैं, उसको फिक्सेशन ऑफ टेन्योर, उसका कार्यकाल जो है फिक्स करिए। यह नहीं कि आपका मन हुआ कल दूसरे दिन आपने हटा दिया, नो। इस तरह से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मैंने आपको बताया हुआ है कि उसका कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया गया है। उसी तरह से आपको यहाँ के जो टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको क्या करना होगा? उनको फिक्सेशन ऑफ टेन्योर देना होगा। दूसरा, डिफिनिट ब्रीफ कि उनको क्या क्या काम के लिए पिछले, आप मान लीजिए 5 साल का आपने दिया टाइम, तो उनको क्या क्या काम करना है वो भी लिख के दे दीजिए। एंड देन मिड टर्म इवैल्यूएशन करिए, एंड दैट विल बी डन बाय आरबीआई, क्योंकि उसका वो रेगुलेटर है। देयर शुड बी मिनिमम रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एज फार एज द बैंकिंग एक्टिविटीज आर कंसर्न, मेरे विचार में। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अनावश्यक इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई जो है वो सबका बॉस है। इट इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स, ऑल मॉनेटरी एक्टिविटीज इन इंडिया। तो उसको आप पूरी तरह से पावरफुल बना दीजिए। ठीक है, और डिफिनीशन ऑफ ब्रीफ मैंने बताया, ब्रीफ मतलब जो उसको काम करने हैं उस सारे काम को चिन्हित करिए और फिर उसका मिड टर्म इवैल्यूएशन करते रहिए कि उसने क्या किया। जैसे एक आईपीएस अफसर का मिड टर्म इवैल्यूएशन होता है, हम लोग करते थे, देते थे
कि हमने 6 महीना में काम क्या किया, फिर साल भर में हमारा ACR में पूरा लिख करके देता था कि साल भर में मैंने क्या काम किया। उसके बाद हमारा जो ऊपर का अधिकारी था उसका पर्यवेक्षण करता था कि वो हमारी बातों से सहमत भी हो सकता था, नहीं भी सहमत हो सकता था। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का तरीका है। तो मूल्यांकन करिए। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हायर एंड फायर, अब छोटे छोटे काम के लिए जो है मिनिस्ट्री पर निर्भर होना, ये सब नहीं। चूंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में है तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह चलाइए, कॉरपोरेशन की तरह चलाइए। तो उसको पावर होना चाहिए हायर एंड फायर दोनों करने का। मतलब वो चाहे तो किसी को निकाल बाहर कर दे, हायर करे, अगर किसी को कोई विज्ञापन निकालना हो, किसी को रखना हो, किसी को अपॉइंटमेंट देना हो, तो वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहे। दिस इज कॉल्ड हायर एंड फायर। अगर किसी को पनिश करना हो तो इट शुड नॉट बी सेंड टू द गवर्नमेंट फॉर द अप्रूवल। ठीक है, ये होता है ऑटोनॉमी का, स्वायत्ता का अर्थ। ठीक है, तो इसको पूर्ण तरह से स्वायत्त बनाइए। ठीक है, एक चीज जो हम सबसे ज्यादा इसमें पाते हैं शेड्यूल बैंक में और प्राइवेट बैंक में, अंतर क्या है दोस्तों? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सरकारी बैंक के साथ में, यहाँ के जो अधिकारी हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका जो तनख्वाह है, सैलरी, अगर प्राइवेट बैंक के जो उनके टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनके जो अगर आप सैलरी देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो सुझाव यह है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनके जो टॉप रैंकिंग जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग है, उनका जो तनख्वाह होना चाहिए वो प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो ऑफिसर्स हैं, जैसे IAS ऑफिसर हैं या दूसरे ऑफिसर हैं, वो न रख करके उस क्षेत्र के जो मास्टर हैं, जिनको विशेषज्ञ हैं, प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, उनको आप हायर करिए। ठीक है, अपने हिंदुस्तान में क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट या सारे जितने भी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन वगैरह है, सब जगह IAS ऑफिसर और या सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब आज का जमाना क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स जमाना हो गया, प्रोफेशनल का जमाना हो गया, एक्सपर्टीज का जमाना हो गया। अगर आप फिनेंशियल मैटर में ही देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, और वो स्पेशलाइजेशन कब होगा, जो उसी लाइन में बरसों, जैसे इकोनॉमिक्स में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बरसों काम किया है एज ए प्रोफेशनल, उसको हायर करिए एंड मेक देम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, अभी तो बहुत सारे लोग सैलरी कम होने के कारण आते ही नहीं है, बोले नहीं वहाँ तो 3-4 लाख रुपया ही महीना देता है, मेरे उधर तो प्राइवेट में मुझे 16 लाख रुपया महीना मिल रहा है। ये हम सुनते रहते हैं, तो उसको एट पार करने की कोशिश किया जाए। ठीक है, ताकि अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल हैं वो शेड्यूल बैंक में आकर के या कमर्शियल बैंक में आकर के टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें काम करे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सलाह है, और वो है कि गवर्नमेंट शुड वर्क लाइक ए रेगुलेटर, नॉट डायरेक्टर्स। ठीक है, गवर्नमेंट को पर्दे के पीछे से रखे काम करना है। डायरेक्टर क्या होता है, पर्दे के पीछे से काम करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन नहीं, पॉलिसी निर्धारित करता है। इम्प्लीमेंटर कौन लोग होते हैं, सामने वाले। ठीक है, उसी तरह से सुझाव यह है कि रेगुलेटर का काम गवर्नमेंट का है, RBI का काम रेगुलेशन करने का काम है, डायरेक्टर का काम नहीं है। जो वहां पर जो आपने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, उसका काम है डायरेक्टर का काम करना, डे टू डे एक्टिविटी में भाग लेना, निर्णय लेना, पॉलिसी निर्धारित करना। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, अभी ब्रिटेन में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं देश में, वो सारे चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए किसी पर वो डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है कि स्टॉप
ये मैंने लिखा है कि स्टॉप गिविंग रेकलेस लोन्स टू पीपुल। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो बैड लोन हो गए हैं उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे बैंक ऑफिसर्स ने क्या किया है कि ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दिया है जहां से कि आपका रिकवरी हो ही नहीं सकता है, वो भाग गया दूसरे जगह। ठीक है, तो जो रेकलेस, बिना कंफर्मेशन किए हुए, बिना सबूत हासिल किए हुए कि उसका क्या एसेट है, आपने लोन दे दिया और फिर वो लेकर के चंपत हो गया। ठीक है, तो इस पर भी निगरानी करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, मेरे पास में मात्र 5 मिनट का समय है। अब सवाल उठता है कि क्या प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है? तो अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर हम अपनी हिस्सेदारी, मान लीजिए 51% है तो डिसीजन मेकर है, मतलब वो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, अगर वो 45% भी अपने पास में रखती है, 40% भी रखती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैंक से बाहर नहीं गई है, बल्कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर वो खुद है, क्योंकि किसी व्यक्ति का 40% नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें 2-3 बातें हैं। पहला कि क्या कोई दूसरा जो हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है, जो मान लो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बैंक मान लो SBI, क्या वो स्थिति में है कि उस बैंक को खरीद ले? नंबर एक तो ये हो सकता है। तो उस स्थिति में अभी कोई बैंक नहीं है, क्योंकि सबका बुक वैल्यू अभी बहुत कमज़ोर है। दूसरा, क्या अभी अपॉर्चुन टाइम है, कोरोना का समय, जिसमें कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है? तो मेरा मानना है कि अभी अपॉर्चुन टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें जितना सरकार पैसा उगाना चाहती है उतना पैसा नहीं मिल सकता है। इट मे बी पॉसिबल। तीसरा क्या है कि क्या ये जो बैंक हैं उसको प्राइवेटाइज करके क्या कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया जाए, उनके हाथों बेच दिया जाए? तो इसमें जो पॉलिटिकल जो ओवरटोन है वो बहुत बड़ा है, इसमें देश में विरोध हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी गवर्नमेंट बचना चाहेगी। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है कि गवर्नमेंट अपना 40% या 35% इतना परसेंट जो है ना अपने पास में रखे और बाकी जो है वो प्राइवेट प्लेयर को बेचे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उस बैंक से ना हटे और इस स्थिति में हो कि वो पर्दे के पीछे से भी डायरेक्ट करे, ताकि वहां जो काम कर रहे हैं जो कर्मचारी, उसको बाला बाला हटाया ना जा सके। जो बैंक के जो सोशल जो ऑब्लिगेशन है उसको वो पूर्ति से अनदेखा ना कर सके, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय में। ठीक है, उसी समय से हमारे देश के सभी सरकारों का यही उद्देश्य रहा है। तो अगर वो करती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और इसे एक फायदे और भी होंगे कि सरकार को काफ़ी रकम मिलेंगे, और जिससे जो बहुत सारे जो पैसे जो सरकार चाहती है कि 90 बिलियन रुपया जो इकट्ठा करना चाहती है, जिससे कि बहुत सारे काम सरकार को सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट पर करना है, तो वो सभी कामों की पूर्ति भी उन प्राप्त हुए धन से डिस इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करिए और मेरा हौसला भी अफजाई करिए, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। ये हमारी मंशा है और इसमें आप हमें भरपूर मदद करिए। थैंक यू वेरी मच।